नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात यहां पर मेटल्स की करेंगे, जहां पर हमने कुछ हलचल यहां पर होते हुए देखी है। आज चीन की तरफ से काफ़ी सारा डेटा आया, कुछ अच्छा कुछ खास नहीं। एक तरफ अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन के नंबर्स देखें तो वो काफ़ी बेहतरीन थे। चाइना का एक्सपोर्ट्स मल्टी मंथ हाईज पे है, लेकिन गुड डेटा वहीं ख़त्म हो जाता है। जहां तक चाइना के इंपोर्ट्स की बात है, रिटेल सेल्स है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स हैं, यहाँ पे कोई बहुत बेहतरीन नंबर्स आते हुए नहीं नजर आए। सेकेंड क्वार्टर जीडीपी की अगर बात करें तो ये भी पिछले क्वार्टर और पिछले साल सेम टाइम से भी थोड़ा कमज़ोर रहा, तो कुछ एक नंबर्स में यहाँ पर प्रॉब्लम थी। साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स में हल्का सा तेज़ी आते हुए नजर आई है, उसका भी यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आया। लेकिन अब बाजार की नज़र आज की पॉवेल की टेस्टिमनी पे रहेगी और साथ ही साथ मार्केट्स ये भी देखेगा कि अब आगे जाता हुआ जो डेटा है वो किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है। आपको एक और चीज़ बता दें कि जो सितंबर में रेट कट की एक्सपेक्टेशंस हैं वो अब बढ़ के यहाँ पर 90% के ऊपर हैं, यानी कि काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ की भी है। लेकिन ऑफकोर्स अभी भी यहाँ पर उसको 1.5 महीना है और बाजार लगातार काफ़ी सारे इकोनॉमिक डेटा को रिएक्ट करेगा। मेटल्स पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं केडिया कमोडिटीज़ के अजय केडिया, मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी, एंजल वन के प्रथमेश माल्या और एलएनपी एडवाइजरीज के भूपेश शर्मा। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। नवनीत, फर्स्ट ऑफ ऑल चाइनीज़ डेटा आप यहाँ पर कैसे रीड कर रहे हैं और आपने क्या यहाँ पर एनालिसिस किया? वैसे ये चाइनीज डेटा जैसे आपने बताया मिक्स्ड है, एक्सेप्ट फॉर जीडीपी नंबर। मुझे लगता है कि बाकी सारे डेटा में बहुत ज्यादा एम्फेसिस देखने लायक है कि जिसको कोई मार्केट में डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। एंड बट एक एक पॉजिटिव फैक्टर ये है कि पीएमआई नंबर्स काफी स्टेबली 50 के आसपास होल्ड कर रहे हैं। रिटेल सेल्स भी बहुत ड्रास्टिकली लो नहीं है, जो हम पिछले 6 महीने से देख रहे हैं। एक ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट चाइनीज नंबर में देखने मिल रहा है, तो एक पॉजिटिव सेंस मुझे इसमें रीड करने लायक लग रहा है। डेटा एक तरफ है, बट चाइनीज एक स्ट्रॉन्ग कमेटी की बैठक आज करीब 15 तारीख से लेकर 18 तारीख तक चालू हुई है, जहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटी बिग बैंग अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं चाइनीज इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। तो मेरा फोकस थोड़ा सा वहां पर रहेगा, बिकॉज ऐसा कुछ लास्ट हमने 6 महीने में नहीं देखा है विच हैज बीन वेरी कैटेगरीली डिफाइन कि चाइनीज इकोनॉमी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो। अगर यहाँ पर कुछ स्टिमुलस अनाउंस होता है, यहाँ कुछ रेट ट्वीकिंग होता है, तो एक पॉजिटिव फैक्टर मिल सकता है मेटल कॉम्प्लेक्स में। तो मैं थोड़ा-सा यहाँ पर वो मीटिंग का क्या निष्कर्ष होगा, उस पे थोड़ा-सा ध्यान देना चाहता हूँ। एब्सोल्युटली। प्रथमेश, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि चाइना प्लेनम मीटिंग जो 3 दिन की है, अगले 5 साल का नजरिया वहां से बन के आ सकता है और बाजार काफी सारे क्यूज लेगा। एज ऑफ नाउ जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं उनका ये दर्शाती हैं कि शायद प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा कुछ ना आए, मैन्युफैक्चरिंग पे और बाकी सेक्टर्स पे शायद यहाँ पर तवज्जो रह सकती है। क्लियरली मनीषा, चाइना ऑलवेज मैन्युफैक्चरिंग फोकस्ड इकोनॉमी रही है और यहाँ पे जो मीटिंग है इसमें स्पेसिफिक फोकस देते हुए यहाँ से कुछ आउटकम अगर निकलता है तो ही मेटल्स में स्पेसिफिक बूस्ट देखने को मिलेगा। अदरवाइज कुछ खास यहाँ पे आज के सेशन में या फिर जब तक ये आउटकम खत्म नहीं हो तब तक कोई खास आपको मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा कोई भी काउंटर में। तो मेरे ख्याल से थोड़े मेटल्स में एक बार साइडवेज ट्रेडिंग सेशन रहेगा और यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज खासा कर दिखे नहीं आ रही। अजय, आप क्या देखेंगे अब आने वाले हफ्ते 10 दिन के लिए, अगर बाकी के जुलाई के महीने को भी अगर देखें, क्योंकि अगस्त में यहाँ पर कोई मीटिंग नहीं है, यूएस फेड की अगली मीटिंग सितंबर में है और उसी से सारी की सारी यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस भी हैं। तो आने वाले कुछ समय में अगर हम सिर्फ फंडामेंटल्स की बात यहाँ पर करें तो आप मेटल्स में क्या वॉच करेंगे? नमस्कार। बिल्कुल भाई जी, अगर हम देखें तो जनरली सेकंड हाफ जो रहता है वो मेटल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है और चाइना भी डेस्परेटली अगर हम देखें तो पिछले 6 महीने से या पिछले 1-1.5 साल से इकोनॉमी को सपोर्ट करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। तो टाइमिंग हमने देखा कि जितने भी डेटा पॉइंट आए वो कहीं पे भी कोई ऐसा सपोर्टिव नहीं आए हैं। बट एक तरफ यूएस की तरफ हम बात करें तो वहां से अब ये क्लैरिटी मिलने लग गई है कि इंटरेस्ट रेट कट डेफिनेटली होगा, जो पूरे सेंटीमेंट्स को इंप्रूव करता हुआ दिखाई देगा। वहीं प्राइजेस में हमने अप्रैल ऑनवर्ड जो गिरावट देखी थी वो अब थमते हुए नजर आ रही है। कॉपर के प्राइजेस में भी हमने एक स्टेबिलिटी बनते हुए वापस देखी है। तो मुझे लगता है मार्केट जुलाई मंथ थोड़ा रेंज बाउंड ही रहेगा, लेकिन स्लोली एंड स्टेडीली हम प्राइजेस को अपसाइड मूव करते हुए देखेंगे। तो खास करके अगर कॉपर की बात करें तो आज भी हम देखते हैं ईवीज के अंदर जो डिमांड है वो आगे कंटिन्यू ही चलना है। हाँ, प्राइजेस 10,000 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा, ना ही 95-9600 के नीचे जा पा रहा है। तो कुल मिला के डिमांड जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव होते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन जुलाई में मुझे लगता है रेंज बाउंड ही रहेगा, बट जुलाई के बियॉन्ड कमोडिटी लाइक कॉपर एंड जिंक ये दोनों तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। बट एल्यूमिनियम में मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो अभी एक जंप आया था वो कहीं ना कहीं एक ट्रिगरिंग एक रेजिस्टेंट फेस कर रहा है बार बार में। एलएमई पे भी अगर हम देखें तो प्राइजेस लेट्स से 2600 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है।
तो अनलेस अनटिल डोमेस्टिक प्रोडक्शन में हमने ऑलरेडी इंक्रीमेंट आते देखा, कैपेसिटी जो है वहां पे भी हमने रिडम्पशन वापस होते हुए देखा है। तो कुल मिला के एल्यूमिनियम को छोड़कर मुझे लगता है कॉपर और जिंक, ये दो कमोडिटी पे नजर रखना चाहिए। और जुलाई और अगस्त अगले 1.5 महीने की अगर बात करें तो जो भी स्टेप चाइनीज इकोनॉमी से लिया जाएगा वो कहीं ना कहीं ये दोनों मेटल को ही ज्यादा सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। एल्यूमिनियम में मुझे लगता है मार्केट थोड़ा सा वेट एंड वॉच करता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, तो सेकेंड हाफ ज़्यादातर मेटल्स के लिए अच्छा होता है। कॉपर और जिंक पे यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बेट्स हैं। एल्यूमिनियम में थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी है। क्लियरली यहाँ पर हमने मूवमेंट यहाँ पर मेटल्स में ज़रूर आता हुआ देखा है, लेकिन काफ़ी सारे डेटा का इंतजार अब भी यहाँ पर होगा। मुकेश जी, आप क्या वॉच करना चाहेंगे फंडामेंटल्स के तौर पर? आपको भी लगता है सेकेंड हाफ में तेज़ी देखने को मिलेगी मेटल्स में? जी नमस्कार मनीषा जी। अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि चाइना के डेटा अभी आने वाले हैं और हो सकता है कि यूएस में भी जो आंकड़े आएंगे उसके अनुसार मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका सबसे अधिक इम्पैक्ट सिल्वर और कॉपर के बाजार में देखने को मिलेगा। सिल्वर और कॉपर में अप्रैल के महीने में एक अच्छी तेजी देखने की लिए मिली थी और वहीं से बाजार ने एक अच्छा करेक्शन भी दिखाया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में 830 के नीचे कॉपर जाना नहीं चाहिए अभी। और वहीं सिल्वर की बात करें तो 84,500 के नीचे सिल्वर नहीं जानी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर सेकेंड हाफ की बात करें ओवरऑल तो दोनों के दोनों बेस मेटल्स में और अच्छा तेजी देखने को मिलनी चाहिए। तो सभी को ये लगता है कि तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल पाएगी सेकेंड हाफ में। अब बात यहाँ पर इसकी कर लेते हैं कि कौन से मेटल्स यहाँ पर देखने चाहिए। और क्योंकि अजय जी आपने ऑलरेडी लिस्ट आउट कर दिया है कि आपके यू आर फेवरिंग कॉपर और जिंक यहाँ पर, तो किस तरह की तेज़ी की एक्सपेक्टेशन है? और अगले हफ्ते 10 दिन की बात की जाए और फिर स्लाइटली लॉन्गर टर्म की भी बात की जाए तो किस तरह के प्राइस सेंसेस बन सकते हैं? देखो मैक्रो वाइज अगर मैडम बात करें हम तो यूएस के जो इन्फ्लेशन के नंबर जो है अनएक्सपेक्टेडली डिक्लाइन हुआ, तो सबसे बड़ा ट्रिगर जो रहने वाला है वो यूएस ही रहने वाला है। यूएस में हमने ऑलरेडी जैसे पहले भी कहा था कि ईसीबी ने रेट कट कर चुके हैं और ऑलरेडी इलेक्शन से पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमी को बूस्ट करने की पूरी कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स में जिस ढंग से मार्केट ने 106 का रिजेक्शन दिया तो ये दबाव Q3 में कंटिन्यू रहेगा, जो नीचे में 103-103.20 तक का लेवल दिखा सकता है। तो डॉलर की गिरावट की वजह से भी कॉपर को सपोर्ट मिलेगा। वहीं दूसरी ओर जो नंबर्स अभी हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं तो वर्स्ट ऑलरेडी हमने देख चुके हैं पैसिमिस्टिकली जो डेटा आने थे। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कॉपर को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। खाली फंडामेंटल साइड अगर हम देखते हैं तो कॉपर स्क्रैप की सप्लाई है वो अभी धीरे धीरे टाइट होना चालू हो गई। कंजम्पशन साइड में भी देखे तो जो कॉपर का सप्लाई है वो स्लाइटली डिक्लाइन देखा गया है। तो मुझे लगता है कि टेक्निकली अगर डोमेस्टिक मार्केट पे 885 का लेवल एक बार ब्रीच होता है तो अराउंड 940 के लेवल फिर से हम अगस्त साइड तक देख पाएंगे। थ्रेड साइड मुझे ज्यादा बड़ा थ्रेड दिखाई नहीं दे रहा। ऑलरेडी 840 835 के जोन हम देख चुके हैं। तो आई थिंक पूरे मेटल पैक के अंदर मुझे लगता है कॉपर वैसे भी लीडर रहता है और बाकी कमोडिटीज को फॉलो करते हैं। तो पहला मेरा लगता है कि कॉपर में ही हमें बाइंग करके चलना चाहिए। वहीं सेकंड कमोडिटी जिंक रहेगी। जिंक में भी हम देख रहे हैं 3000 का लेवल एलएमई पे जाता है बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, नो डाउट। तो टेक्निकली स्ट्रक्चर जिंक का ठीक है। प्राइजेस टू कंटिन्यू डोमेस्टिक मार्केट पे भी हम लोग होल्ड करते हुए चल रहे हैं अराउंड 270 का। हायर साइड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़े जंप नहीं है जैसे हमने कॉपर में देखे थे, बट डिस्पाइट 278 284 ये जोन तक भी हम देख सकते हैं। जो लास्ट फ्राइडे के यूएस के सीपीआई पीपीआई के नंबर्स आए थे और साथ में जो डेडलॉक एक तरह का बना हुआ है मेंटेनेंस एलएमई में भी हमने देखा कि एक सपोर्ट कंटिन्यू बना हुआ है। तो टाइट सप्लाई और बाकी सेम फैक्टर्स को देखते हुए मुझे लगता है जिंक के अंदर भी 284 285 तक का एक लिमिटेड अपसाइड हम देख सकते हैं। ऑलराइट, प्रथमेश आप कैसे देखते हैं मेटल्स? आपके टॉप ट्रेड्स यहाँ पर क्या होंगे? और बहुत नियर टर्म के लिए नहीं है, अगर कोई मेटल में यहाँ पर पोर्टफोलियो क्रिएट करना हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो तो किन चीज़ों को वो देखे और यहाँ से क्या सेंस है? नहीं, क्लियरली मेटल्स में अगर अपना पोर्टफोलियो को बनाना चाहता है तो मैं भी जिंक और कॉपर ये दो कमोडिटी में बुलिश व्यूज रखूंगा। यहाँ पे अगेन मैं 880 और 900 ये दो भाव जो है बहुत जल्द ही देखता हूँ। स्पेसिफिकली कॉपर में 900 के बाद फिर 930 ये भाव दिखता है। तो क्लियरली कॉपर में एक मोमेंटम दिखता है और जिंक में अगेन जैसे केडिया जी ने कहा मैं भी यहाँ पे 284 और 290 तक के भाव ये कमोडिटी में देखता हूँ। सो कॉपर और जिंक ये दोनों कमोडिटी में बुलिश व्यूज रहेंगे। भूपेश, अगर आप टेक्निकल चार्ट्स यहाँ पर देख रहे हैं तो आप कौन से मेटल्स पे ध्यान रखे हुए हैं? जी मैं कुछ फंडामेंटल्स के डेटा मैं पढ़ रहा था अभी 2 दिन पहले। तो चाइना से जो डेटा सोलर के जो डेटा आ रहे हैं वहां से पता लगता है कि मुझे लगता है कि सोलर की डिमांड आने वाले समय में और बढ़ेगी और इसमें चांदी का जो उपयोग हो रहा है उस हिसाब से मुझे लगता है कि चांदी में एक अच्छी डिमांड देखने को मिलनी चाहिए। वहीं चार्ट की बात करें तो चार्ट पर भी एक अच्छा ब्रेकआउट चांदी के बाजार में देखने को मिल रहा है। पिछले काफी दिनों में अच्छी तेजी दिखाई है।
तो चांदी में ड्यूअल तेजी, दोनों तरफ से तेजी देखने को मिलेगी, प्रीसियस की भी और इंडस्ट्रियल मेटल दोनों की। तो मुझे लगता है कि चांदी आने वाले समय में 35 और 40 तक के लेवल भी इंटरनेशनल मार्केट में दिखानी चाहिए। यहाँ पर बात करें तो 94,500 के ऊपर निकलता है बाजार, तो 1,10,000, 1,25,000 तक के भाव बहुत आसानी से देखने को मिलेंगे। ये मेरा व्यू अगले 6 महीने के लिए रहेगा। ऑलराइट, जी हाँ, अगर मेटल्स में कोई चीज़ आउट परफॉर्म कर सकती है तो शायद वो यहाँ पर चांदी है। नवनीत, आप कैसे देखते हैं, और विद इन चांदी एंड देन बेस मेटल्स आपकी टॉपिक्स क्या हैं? वेल क्लियरली एस्टेब्लिश फैक्ट है कि कॉपर में सभी लोग बुलिश है एंड आई कंटिन्यू टू मेंटेन द सेम स्टांस। मुझे लगता है कि $12,000 इवेंचुअली आपको कॉपर देखने मिल सकता है। जो पिछला हाई बना है उसके बाद भी एक नया लाइफ टाइम हाई कॉपर में बन सकता है। फंडामेंटल्स काफी सिमिलर है, बट उसके साथ साथ मुझे लगता है कि जिंक के फंडामेंटल्स भी काफी स्टेबल है। हमने लास्ट कुछ महीनों में एमएमजी माइंस और डगलन रिवर माइल में जो सप्लाई कट डाउन देखा है, जिसके चलते जिंक में पॉजिटिव मोमेंटम डेवलप हो रहा है। और खास तौर पर यूरोप की जो डिमांड है वो इतनी शार्प नहीं है, बट यूरोप सप्लाई बहुत शैलो है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको लास्ट कुछ महीनों में जिंक में देखने मिल रहा है। एक क्लियरली आउटलायर जैसे परफॉर्म कर रहा है पूरे मेटल पैक को। जहां पे बुलिशनेस नहीं है वो भी हाईलाइट करना चाहूंगा कि एल्यूमिनियम हमने मई के महीने में देखा कि करीब करीब 4.5 लाख टन से एल्यूमी इन्वेंट्री जंप होकर 11 लाख टन के आसपास चले गई थी, विच इज अ बिग नेगेटिव फैक्टर। जब तक इन्वेंट्री ओवरहैंग रहेगा और जब तक ये जो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन है चाइना और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा सप्रेस्ड मोमेंट आपको एल्यूमिनियम में देखने मिल सकता है। साल के शुरुआत में काफी बुलिश मोमेंटम था, बट वो अब फेड ऑफ हो चुका है। एंड अगर मेटल पैक्स में कोई अंडर परफॉर्म करेगा तो एल्यूमिनियम कुड बी वन ऑफ द मेटल। सिल्वर में वी बीन वेरी बुलिश एंड वेरी वोकल अबाउट बीइंग बुलिश, और हमने लास्ट टाइम 1 लाख रुपए के आसपास का टारगेट सेट इन किया था। वी रिवाइज्ड आवर टारगेट टू 1,25,000 नाउ, एंटिसिपेटिंग कि मुझे लग रहा था कि जो मूव साल के एंड में आने चाहिए थे वो ऑलरेडी आ चुके हैं। काफी सारे अंडरलाइंग फैक्टर जो अभी और प्ले ऑफ होने बाकी है। वन ऑफ देम इज चाइना। आंकड़े अभी रीजनेबली सुधरे हैं, बट देयर इज मोर पोटेंशियल फ्रॉम चाइनीज डेटा पॉइंट जो और बुलिशनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके साथ साथ रेट कट की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू होगी। अगर 2 रेट कट डिलीवर हो जाते हैं और साथ साथ डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा फॉल देखने मिल जाता है आपको, तो वो एक बूस्टर जैसे ऐड करेगा नॉट ओनली फॉर कॉपर बट ऑल्सो टू सिल्वर। तो हमारा बायस सिल्वर में भी मीडियम टर्म की अवधि में पॉजिटिव ही है। ऑलराइट, एक लास्ट राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग रियली, एंड नवनीत आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। कैसे देखते हैं आप बजट को? अब यहाँ पर अभी एक हफ्ता भी नहीं बचा है और बजट एक्सपेक्टेशन सबकी आ चुकी हैं, पेपर्स भी शायद बन चुके हैं, लेकिन अब क्लियरली एक्सपेक्टेशंस, होप्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। आपको क्या लगता है बजट में फॉर कमोडिटी मार्केट्स क्या देखने को मिल पाएगा? वेल मुझे लगता है कि एग्रो स्पेस में इस बार काफी कुछ बजट में आपको देखने मिल सकता है। मेटल स्पेस में तो कुछ खास हलचल नहीं है। एज ऑलवेज एक कंसेंसस व्यू पूरे ज्वेलर कम्युनिटी का रहता है कि इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया जाए, कस्टम ड्यूटी को थोड़ा नीचे लाया जाए। तो उसके साथ साथ काफी सारा ये रिप्रेजेंटेशन हुआ भी होगा कि ड्यूटी कम करके जीएसटी में थोड़ा टिकिंग की जाए। तो आई थिंक उसमें थोड़ा बहुत विचार विमर्श हुआ है एंड कुछ पॉजिटिविटी उसमें देखने मिल सकती है। एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो हमको एक रीजनेबल रिएक्शन एमसीएक्स प्राइसेस पे एटलीस्ट देखने मिल सकता है। आप देख रहे हैं कि करीब करीब 1% डिस्काउंट पे अभी भी गोल्ड का डोमेस्टिक मार्केट ट्रेड कर रहा है विज़ाविज़ इंटरनेशनल पैरिटी। तो मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैरिटी या थोड़ा सा फैक्टरिंग करने लग गया है। अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो आपको 500-700 रुपए का इमीडिएट जंप देखने मिलेगा, बट जस्ट इन केस 2 से 2.5% के आसपास इंपोर्ट ड्यूटी कट आया तो वी विल हैव सम रीजनेबल करेक्शन इन गोल्ड प्राइसेस। प्रथमेश, आप कैसे देखते हैं? आपकी कोई टॉप रिकमेंडेशन या टॉप होप यहाँ से बजट से? आई थिंक क्लियरली नवनीत ने काफी अच्छे तरीके से आउटलाइन किया है। इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये स्पेसिफिक मांग है जो रहनी चाहिए, और इसके ऊपर ही अगर कुछ आउटकम आता है तो आपको गोल्ड में कुछ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट येस अगेन मैं भी यहाँ से पॉसिबल है कि गोल्ड जो है नीचे की तरफ का करेक्शन दिखा दे। ओके, अजय आप क्या देखते हैं बजट से? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, कमोडिटी मार्केट काफी छोटा भी है और काफी बड़ा भी है, तो पॉइंट्स तो नवनीत ने पूरे अच्छे से बता ही दिया। हमने इससे पहले भी बात की है। सीटीडी तो मुझे लगता नहीं कि अभी ऑलमोस्ट हम 10 साल हो चुके हैं तो उसमें एक बाय डिफॉल्ट ही होना चाहिए। बट इसके अलावा मुझे लगता है पार्टिसिपेशन के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने, एक्सचेंज ने काम भी किया है। जैसे एफपीआईज हो गए, कमर्शियल बैंक हो गए। खास करके हम एग्री की बात करें तो हमने 2020 के बाद काफी एग्री स्टार्टअप्स देखे हैं जिनको फंडिंग्स के लिए भी या एग्री बेस्ड फंडिंग कर रहे हैं, या मेटल बाकी भी कमोडिटी को लेकर। तो यहाँ पे मुझे लगता है एक स्ट्रक्चर और अगर गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरिटी आती है तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन और बढ़ेगा। दैट विल बी ए विन विन सिचुएशन फॉर वीसीपी। तो मुझे लगता है जो पार्टिसिपेशन साइड है प्रोडक्ट में, तो हमने देखा है कि वापस
ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स आ गए हैं, इंडेक्स भी है हमारे पास, थोड़े और डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, और वैसे तो अभी लग नहीं रहा है क्योंकि जो इंडिया इक्विटी में डेरिवेटिव पे थोड़ा सा पेच कस रहा है, वो कमोडिटी पे भी मुझे लगता नहीं इमीडिएटली आ जाए, बट पार्टिसिपेशन के लिए मुझे लगता है कि कमर्शियल बैंक, एफपीआईज, इनमें और थोड़ा सा एक पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो एक डेप्थ और मार्केट को मिलता रहे। साथ ही भूपेश जी, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर बजट से, जो आपको लगता है कि मार्केट्स के लिए सकारात्मक रह सकता है? मैं सूत्रों के हिसाब से मेरे को पता लग रहा है कि बहुत काफी काफी जगह पढ़ा है मैंने कि गोल्ड पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो घटनी चाहिए, और लगभग अच्छी खासी घटनी चाहिए, जिसका असर गोल्ड के भाव पर देखने को मिलेगा। सस्ता गोल्ड मिलेगा मुझे लगता है आम जनता को, और यही अभी तक तो अभी यही पड़ा है। ऑलराइट, तो हम आशा करते हैं कि आपके सूत्र जो यहाँ पर हैं, जिनके हवाले से आप ये सब कुछ पढ़ रहे हैं, उनकी बात यहाँ पर सही हो जाए तो क्लियरली इंडस्ट्री को यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट होगा। लेकिन शुक्रिया आप सभी का यहाँ पर साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो प्रथमेश और भूपेश रहेंगे हमारे साथ, वो हमें बताएंगे कि बाकी की कमोडिटीज़ में यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजीज हैं। स्वागत है आपका। और बात हमने मेटल्स की तो कर ही ली है, लेकिन साथ ही साथ अगर सोने चांदी की बात की जाए तो प्रथमेश, आपका क्या सेंस है? चांदी ऑफ कोर्स खरीदारी के लिए बेहतरीन है, सभी ने यहाँ पर बुलिश टारगेट्स भी दिए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है गोल्ड और सिल्वर में से आप क्या चूज करेंगे? आई थिंक जस्ट फॉर ट्रेडिंग पर्पस मेरे ख्याल से गोल्ड में रेंज बाउंड मूव रहेगा। मेरे ख्याल से अपसाइड में जो है वो 73,500 और नीचे में अराउंड 73,100 ये रेंज में आपको देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए जस्ट फॉर डे और टू सेल साइड में रहना प्रेफर करेंगे। अगस्त वायदा जो है 73,310 पे इसको सेल करना चाहिए, 73,400 का स्टॉप लगाना चाहिए और नीचे में टारगेट 73,100 के रखने चाहिए। सिल्वर में भी थोड़ा सा सेल साइड में प्रेफर करेंगे जस्ट फॉर डे और टू 93,300 के पास में सेल करेंगे, 93,690 का स्टॉप लगाएंगे और नीचे में टारगेट 92,300। ऑलराइट, तो कुछ मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन है और कुछ गिरावट बिकवाली हमने यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में आते हुए देखी भी है। साथ ही प्रथमेश, अगर यहाँ पर एनर्जी की बात की जाए तो कच्चे तेल में भी हल्की सी अब यहाँ पर प्रेशर देखने को मिला है। इस साल में अगर देखें तो ऑफकोर्स डबल डिजिट परसेंटेज गेन्स हमने यहाँ पर ब्रेंट और WTI दोनों में बनते हुए देखे हैं, लेकिन पिछले 3-4 सेशंस की अगर बात करें तो हल्की सी गिरावट है। कैसे रीड कर रहे हैं आप इसे? क्लियरली हमारे पूरे साल में न्यूज फ्लोज काफी रहे हैं ऑयल के लिए स्पेसिफिकली, और इसी के कारण डबल डिजिट रिटर्न्स जो है लास्ट 6 मंथ्स में देखने को मिले हैं। तो बट फिलहाल 7,000 जो है थोड़ा सा मुश्किल पड़ाव दिखता है और मेरे ख्याल से वहीं से काफ़ी 2-3 बार यहाँ से करेक्शन होते हुए दिखा है। मेरे ख्याल से 7,000 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस मान के चलना चाहिए और सेल करने की सलाह रहेगी ऑयल में। 7,000 के करीब ही 7,100 का स्टॉप रहेगा और नीचे में टारगेट 6,700 के लिए रहेगा। तो कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ गैस के प्राइसेस कैसे देखेंगे आप प्रथमेश? गैस में सेल करने की सलाह रहेगी अगेन 191 पर सेल करने की सलाह रहेगी, 195 का स्टॉप रहेगा और टारगेट 181 के लिए रहेंगे। बेस जो है इसका अराउंड अपसाइड वाला 200 वाला है और नीचे वाला 180 के लिए। जी हाँ, 200 के लेवल्स यहाँ पर होल्ड नहीं कर पाए हैं और गैस में हमने एक बिकवाली आते हुए देखी है। 2.5% की गिरावट आपकी स्क्रीन पे और यहाँ से भी मुनाफा वसूली या गिरावट की एक्सपेक्टेशन फिलहाल प्रथमेश को। प्रथमेश, एक सेंस यहाँ पर डॉलर इंडेक्स पे लेना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ग्लोबल मार्केट्स में हो रही हैं। जिस तरह से हमने ट्रंप पे वो अटैक होता हुआ देखा, साथ ही साथ हमने बिटकॉइन में एक बहुत ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर बनते हुए प्राइसेस में देखी। जियोपॉलिटिकल्स अभी भी यहाँ पर टेंशंस हैं, चाइना का डेटा बहुत स्ट्रांग नहीं आया है और एक दबाव डॉलर इंडेक्स पे फिलहाल। आई थिंक क्लियरली नेक्स्ट जो इवेंटफुल इम्पैक्ट रहेगा वो यूएस का इलेक्शंस रहेगा। अगेन जो इमीडिएट नियर टर्म इम्पैक्ट रहेगा वो इंटरेस्ट रेट्स घटाने वाली बात रहेगी। तो ये क्लियरली दो इवेंट है जो डॉलर इंडेक्स में मेजर डायरेक्शनल मूव लेके आने की पॉसिबिलिटी रख सकते हैं। पर अगर आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स जो है 105-106 अपसाइड में और नीचे में अराउंड 102-103, ये काफ़ी कंसोलिडेटेड रेंज में है काफ़ी टाइम से। तो मेरे ख्याल से अगर आप देखा जाए
है तो 100 वाला जो लेवल है वो साइकोलॉजिकल मान के चलना चाहिए, और अपसाइड में 106 ये रेजिस्टेंस जोन मान के चलना चाहिए। फिलहाल के लिए 103 और 102.5 ये मेजर सपोर्ट जोन्स रहेंगे जहां से डॉलर इंडेक्स नीचे जाना मुश्किल दिखाई दे। ओके, तो डॉलर इंडेक्स में अगर गिरावट की एक्सपेक्टेशन है तो इसका मतलब है कमोडिटीज उसका फायदा यहाँ पर उठा सकती हैं। भूपेश, आपकी टॉप पिक यहाँ पर अगर नॉन एग्रो से ही शुरुआत करें तो कहाँ होगी? जी, अगर बात करें तो सबसे पहले गोल्ड की शुरुआत करते हैं। 73,300 के आसपास गोल्ड में खरीदारी करनी चाहिए। 73,150 के स्टॉप लॉस लगाएं। 73,550 और 73,690 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे गोल्ड में। और वहीं बात करें तो मेरा दूसरा टॉपिक रहेगा, क्रूड ऑयल में बिकवाली करनी चाहिए। 6,900 के आसपास कहीं भी मिलता है या 6,890 के आसपास मिलता है, वहां बिकवाली करनी चाहिए। 6,930 के स्टॉप लॉस रहेंगे। नीचे में 6,850, 6,810 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ऑलराइट, साथ ही साथ भूपेश, एग्री कमोडिटीज़ में आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? क्योंकि मॉनसून का रिवाइवल अच्छा है, बुआई के नंबर्स यहाँ पर बेहतरीन देखने को मिले हैं, और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अगर देखें तो ज़्यादातर एग्रीकल्चर कमोडिटी के प्राइसेस में गिरावट है। क्या भारतीय बाजारों में भी वही ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है? जी, मैं कहूंगा कि भारतीय बाजारों में एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला है सभी कमोडिटीज में, स्पेशली एग्री कमोडिटीज में। ग्वार सीड में या खल की बात करें, कॉटन सीड ऑयल केक में, वहां पर अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है। छोटा मोटा एक करेक्शन मुझे बाजारों में लगता है, जो कि लगता है आज या कल दोपहर तक पूरा हो जाना चाहिए और फिर फर्दर से तेजी में कंटिन्यूएशन जारी रहना चाहिए। मुझे स्पेशली ग्वार सीड का बाजार काफी अच्छा लगता है। 5,500 के आसपास ग्वार सीड अभी चल रहा है। 5,450 का स्टॉप लॉस लगाकर ग्वार सीड में खरीदारी करनी चाहिए। 5,600 और 5,680 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। तो ये तो बात हुई ग्वार की, और जैसे आप कह रहे थे कि कॉटन सीड में आपको लगता है कि एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। आज का दिन यहाँ पर काफ़ी बेरिश रहा, वो चार्ट्स आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे, क्योंकि चाहे कपास है या कॉटन सीड है, दोनों में ही यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट के साथ कारोबार। जी, अगर बात करें तो अच्छी खासी गिरावट आज के दिन में 2% की देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि 2,980 का स्टॉप लॉस लगाकर कॉटन सीड ऑयल केक में खरीदारी करनी चाहिए। एक बार फिर से 3,065 और 3,110 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय। ओके, तो ये ऑफकोर्स कॉटन सीड ऑयल केक है आपकी स्क्रीन पे, जहाँ पर 3.5% की गिरावट अब थोड़ी गहराती हुई नजर आई है यहाँ पर। तो खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर ढूंढनी चाहिए। और ऑफकोर्स कपास में भी जो गिरावट है, बाजार मानता है कि बुआई के आंकड़े नॉर्थ इंडिया में बहुत बेहतरीन नहीं है, वहाँ पर कोई ऑलरेडी पेस्ट इन्फेस्टेशन की भी खबरें आई हैं, तो उसका भी शायद सपोर्ट आगे जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज का दिन इस सेक्टर के लिए स्लाइटली ऑन द नेगेटिव साइड। बहुत शुक्रिया भूपेश जी, प्रथमेश, साथ देने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पर स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। लेकिन इसी के साथ फिलहाल एक ब्रेक का समय है, हम लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार। आ रहा है मोदी 3.0 का पहला बजट। विकसित और समृद्ध भारत का पूरा हो संकल्प। महंगाई घटे, ग्रोथ बढ़े, रिफॉर्म पर हो जोर, क्योंकि ये मार्केट मांगे मोड़। इंडस्ट्री को बूस्टर का इंतजार, यूथ का ख्वाब पास फॉर जॉब। इंफ्रा, एजुकेशन और हेल्थ पर भी खर्च बढ़ाने की दरकार। देश के ख्वाबों को कैसे पूरा करेगी सरकार? निर्मला सीतारामन का बिग बजट। CNBC आवाज पर अनुभवी पैनल बताएगा इस बजट का आपकी लाइफ पर क्या होगा असर। बड़ी उम्मीदों का बड़ा बजट, लेकिन मेरे साथ सपने होंगे सच। सिर्फ CNBC आवाज पर।